Hello guys, so this video discusses the concept of supply. So what we have studied in microeconomics so far, we started with demand theory. Okay, in demand, so demand is from your consumer's perspective. Demand किसके perspective से होती है? Consumer के perspective से होती है. ठीक है, and in demand theory we studied a simple law which is called as law of demand, which states that other things remaining constant, the price and quantity demanded of a commodity are inversely related. The price and quantity demanded of a commodity are inversely related. So this basically means कि suppose we have this. So as price increases, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो वो कम डिमांड करेगा, अगर प्राइस कम होगा तो वो ज़्यादा डिमांड करेगा. जैसे पहले प्राइस अगर P1 था तो वो Q1 डिमांड कर रहा था, लेकिन अगर प्राइस कम हो गया, P2 पे पहुंच गया, तो उसकी डिमांड बढ़ के Q2 हो गई. So this is called as law of demand and this is called as demand curve. This is from a customer's or a consumer's perspective, but इसमें क्या आपको याद रखना होता है? Other things remaining constant. What are these other things? These other things could be, for example, income of the consumer. ठीक है, कि उसकी इनकम को हम कांस्टेंट बोल रहे हैं. His taste and preferences, his or her taste and preferences when price of related goods, for example, substitutes complements. तो ये हमने पढ़ा था law of demand. This we had studied. This is the law of demand. I hope this is clear. ठीक है, उसके बाद फिर हमने जो है obviously we studied elasticity of demand. So what is elasticity of demand? So elasticity of demand measures the responsiveness of demand to changes in price. Then we studied production function. तो प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से अब हम आ गए. ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा, फिर हमने कॉस्ट पढ़ा, फिर रेवेन्यू पढ़ा एंड देन प्रॉफिट. रेवेन्यू पढ़ा एंड देन प्रॉफिट पढ़ा. ठीक है, तो इनमें जो हमने प्रोड्यूसर पर्सपेक्टिव से कभी भी जो है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड को रिलेट नहीं किया. प्रोडक्शन में तो यही हुआ कि कितना प्रोड्यूस करेगा, कॉस्ट में होगा कितनी कॉस्ट लग रही है, रेवेन्यू कितना उसको पैसा मिला. ठीक है, और प्रॉफिट कितना उसको प्रॉफिट हुआ. द स्मॉल टॉपिक विच इज लेफ्ट इज दैट ऑफ सप्लाई. ठीक है, तो बेसिकली सप्लाई रेफर्स टू अ शेड्यूल. Showing various quantities of a commodity, that a producer is willing to sell at different possible prices. So supply basically it refers to a schedule showing various quantities of a commodity that a producer is willing to sell at different possible prices. कि मतलब suppose एक commodity है, suppose I say cotton is a commodity. तो cotton के अगर हम एक producer की बात करें तो वो हर price पे कितनी quantity सेल करने को तैयार है. तो पहले तो कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देख रहे थे कि हर प्राइस पे वो कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है. अब हम प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि हर प्राइस पे वो कितनी क्वांटिटी सेल करने को तैयार है. सो दैट दिस शेड्यूल इज कॉल्ड एज सप्लाई शेड्यूल. ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस एन एग्जांपल.
So suppose you have price and quantity supplied. सपोज कॉटन की बात हो रही है, तो जब भी प्राइस लिखते हैं तो वो प्राइस पर यूनिट होता है कि सपोज प्राइस पर यूनिट 5 है, क्वांटिटी सप्लाइड 0 है। प्राइस पर यूनिट 10 है, क्वांटिटी सप्लाइड 10 है। प्राइस पर यूनिट 15 है, क्वांटिटी सप्लाइड 20 है। प्राइस पर यूनिट 25 है एंड क्वांटिटी सप्लाइड आपकी सपोज 30 है ना। वन थिंग आप ऑब्जर्व करोगे तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है। तो अनलाइक डिमांड, so there is a direct relationship between price and quantity supplied. There is a direct relationship between price and quantity supplied. Now what do we mean by this? There is a direct relationship between prices कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही है। पहले 5 था तो वो कुछ सप्लाई करने को तैयार नहीं था कि मैं 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से कुछ नहीं बेचूंगा, 10 रुपए पे 10 दे दूंगा। ठीक है, अगर अब क्यों ऐसा हो रहा है आप इंट्यूटिवली सोचिए कि अगर उसको हर यूनिट का ज्यादा प्राइस मिल रहा है तो वो ज्यादा ऑब्वियसली सेल करेगा। ठीक है, दिस इज अंडर द assumption that other factors, we will discuss what are the other factors remaining constant. So this is actually the law of supply. That other things remaining constant, there is a direct relationship between price and quantity supplied. ठीक है, now it has simple reason कि अगर सारी अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट है मतलब उसकी कॉस्ट कांस्टेंट है। ठीक है, और कोई फैक्टर इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा और कोई फैक्टर चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कि क्या होगा कि उतने ही प्राइस मतलब अब जो है उसको पर यूनिट प्राइस उसका बढ़ गया, तो यानी कि वो ज्यादा बेचने को जो है विलिंग रहेगा। ठीक है, तो assuming, so this is the reason behind law of supply कि by price and quantity supplied are directly related, assuming all other factors to be constant, the higher the price of a commodity, the higher the profit per unit of goods sold, कि जितना ज्यादा कमोडिटी का प्राइस हायर होगा, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, तो उसको पर यूनिट से अब जो है ज्यादा प्रॉफिट होगा क्योंकि कॉस्ट कांस्टेंट है ना भाई, बनाने में उतनी लागत आई लेकिन अब उसको हर चीज के लिए पैसा ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, इसलिए जो सप्लाई कर्व होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, क्वांटिटी सप्लाइड, यहाँ पे प्राइस। जैसे हमने पहले वो शेड्यूल बनाया कि सपोज पहले उसको 5 रुपए था, 5 रुपए पे वो बिल्कुल कुछ सेल करने को तैयार नहीं है तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड 0 हो गई। 10 पे वो 10 सेल करने को तैयार है। ठीक है, 15 पे वो सपोज 25 सेल करने को तैयार है। तो अगर प्राइस बढ़ रहा है तो वो क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा सेल करने को तैयार है। इसका एक और इंटरप्रिटेशन भी होता है कि एट अ प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट, अगर उसको 10 पर यूनिट का प्राइस उसने रखा है तो ही इज विलिंग टू सेल the supplier is willing to sell a maximum of 10 units. अगर प्राइस 10 रुपए पर यूनिट है तो कितना मैक्सिमम बेचने को तैयार है, वो 10 यूनिट ही बेचने को तैयार है। इसका ऑल्टरनेटिवली ये होता है, to supply 10 units, the minimum price, भाई या तो आप मैक्सिमम क्वांटिटी बोलते हो कि 10 रुपए पे वो
10 मैक्सिमम क्वांटिटी बेचने को तैयार है। इसका उल्टा जब आप करोगे कि अगर 10 क्वांटिटी उसको बेचनी है, 10 क्वांटिटी को इससे खरीदना आया है, तो मिनिमम प्राइस ही बोलोगे ना कि इतना तो उसको चाहिए ही चाहिए। द मिनिमम प्राइस acceptable to the supplier, the minimum price acceptable to the supplier is rupees 10 per unit. The minimum price acceptable to the supplier is rupees 10 per unit. ठीक है? So we can also say that thus the supply curve shows the maximum quantity that can be supplied for a given price, the maximum quantity that can be supplied for a given price, or the minimum price acceptable for a given quantity। कि भाई 10 रुपए पे वो मैक्सिमम जो है 10 यूनिट सेल करने को तैयार है, ठीक है, लेकिन उल्टा क्या बोलोगे कि 10 यूनिट सेल करने के लिए उसको मिनिमम 10 पर यूनिट का प्राइस चाहिए। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज सप्लाई कर्व। ठीक है ना। जैसे हमने डिमांड पढ़ा था, डिमांड में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व, एंड सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन movement and shift in supply curve। डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व की जैसे डिमांड कर्व में भी ये सिमिलर टॉपिक पढ़ा था कि डिमांड कर्व में मूवमेंट और शिफ्ट में फर्क होता है, ऐसे सप्लाई कर्व में भी मूवमेंट और शिफ्ट में फर्क होता है। लेट अस डिस्कस कि क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले है मूवमेंट इन सप्लाई कर्व। तो मूवमेंट, इसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। तो मूवमेंट का क्या मतलब है कि आप बस सप्लाई कर्व पे ही हो, उसी सेम सप्लाई कर्व पे हो, उससे आप सपोज 2 पॉइंट पे मूव कर रहे थे। सपोज आप पहले इस पॉइंट पे थे, अब आप इस पॉइंट पे आ गए। ठीक है, तो दिस इज P1 Q1 एंड दिस इज P2 Q2। तो मूवमेंट कब होगा? मूवमेंट कब होगा? जब उस कमोडिटी का खुद का प्राइस चेंज हो रहा है, उसकी वजह से जो क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज होगा, तो ये एक मूवमेंट है। ठीक है, so movement basically means, so movement happens when there is change in movement happens when there is change in own price of the commodity। so movement happens when there is change in own price of the commodity की जब उस commodity का खुद का प्राइस चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि मूवमेंट हो रही है। जैसे पहले प्राइस 1 पर यूनिट था, तो उसमें क्वांटिटी सप्लाई 10 था, फिर प्राइस 5 पर यूनिट हो गया, तो क्वांटिटी सप्लाई 25 हो गया। ठीक है, तो आप का कर्व कैसा बना? यहाँ क्वांटिटी सप्लाइड, यहाँ प्राइस। सिंपल कि पहले अगर प्राइस 1 पर यूनिट था, तो क्वांटिटी सप्लाइड 5 था, अब प्राइस 5 पर यूनिट हो गया, तो क्वांटिटी सप्लाइड 25 हो गया। वो ज़्यादा सप्लाई करेगा बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई। So this is a supply curve and we have moved from point A to B. So this is called as upward movement along the supply curve. This is called as upward movement. This is called as upward movement along the supply curve, और इसका स्पेशल नेम है, और इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। तो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई मतलब कि जब आप सप्लाई कर्व में ऊपर मूव कर रहे हो, क्यों मूव कर रहे हो? बिकॉज प्राइस बढ़ गया है, तो प्राइस बढ़ गया तो आप क्वांटिटी ज़्यादा सप्लाई करोगे। मूवमेंट का मतलब सिर्फ आप डिमांड कर्व पे हो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे मूव कर रहे हो,
एक्सटेंशन का मतलब ऊपर है, ठीक है, तो इसका एक्सटेंशन का मतलब ऊपर है। इसका रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, तो इसका रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई would mean, so contraction of supply is basically less is supplied, less is supplied in response to, less is supplied in response to decrease in, less is supplied in response to decrease in price of the commodity, less is supplied in response to decrease in price of the commodity। कि आप जो है अगर प्राइस कम होगा तो आप लेस सप्लाई करोगे, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। तो उसी का ही उल्टा कर लो कि पहले प्राइस 5 था तो आप 25 सप्लाई कर रहे थे, अब प्राइस 1 हो गया तो आप 5 सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो पहले प्राइस 5 था तो आप 25 यूनिट सप्लाई कर रहे थे, अब प्राइस 1 है तो आप 5 यूनिट सप्लाई कर रहे हो। तो ये आप जो है ए, अब पॉइंट ये है, ये बी है, तो ये क्या हुआ आपका डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई को, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई को, विच इसका टेक्निकल नेम हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। उसका टेक्निकल नेम है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ये था मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। सेकंड होता है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। सेकंड होता है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो शिफ्ट कब होता है, शिफ्ट होगा जब when there is a when there is a change in factor, when there is a change in factor other than, when there is a change in factor other than the own price of the commodity, when there is a change in factor other than the own price of the commodity, ठीक है। कि जब कमोडिटी का खुद का प्राइस नहीं चेंज हो रहा, लेकिन कोई और फैक्टर है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है सप्लाई चेंज हो रही है, तो उस केस में शिफ्ट होगा, ना कि मूवमेंट होगा। तो ये दो तरीके का होता है। द शिफ्ट कैन बी अ राइटवर्ड शिफ्ट, शिफ्ट कैन बी अ राइटवर्ड शिफ्ट। तो राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब होगा कि more is supplied, more is supplied at, more is supplied at existing prices, more is supplied at existing prices, ठीक है। तो सपोज अब आपका कमोडिटी का प्राइस यही है, ठीक है, कमोडिटी का प्राइस यही है कि पहले अगर 10 था तो क्वांटिटी सप्लाइड 20 थी, अब प्राइस 10 ही है लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड 30 हो गई। तो यानी कि 10 वाले प्राइस पे ही जो है आप ज़्यादा सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो यानी ये हर एक प्राइस पॉइंट पे होगा। तो क्या हो रहा है कि ये आपका क्वांटिटी सप्लाइड, ये प्राइस, तो आप हर एक प्राइस पे, जैसे ये 10 था, 10 पे आप पहले 20 सप्लाई कर रहे थे, अब 10 पे आप 30 सप्लाई करोगे, ऐसे हर प्राइस पे करोगे तो कर्व क्या हो जाएगा, कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। सो देयर वुड बी अ राइटवर्ड शिफ्ट, देयर वुड बी अ राइटवर्ड शिफ्ट। नाउ ऐसा क्यों हो रहा है कि आप उसी प्राइस पे ज़्यादा सप्लाई कर रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है कि आप उसी प्राइस पे जो है ज़्यादा सप्लाई कर रहे हो। तो व्हाट आर द रीजंस, so what are the reasons for rightward shift? What are the reasons for rightward shift? So the first is improvement in technology.
इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी से कैसे राइटवर्ड शिफ्ट होगा? तो सपोज टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई और उस वजह से आपका जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया। तो आपने ऐसी कोई लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी बना ली जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया। तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया तो इसका मतलब आप उसी प्राइस पे जो है ज़्यादा बेच पाओगे। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया तो आप उसी प्राइस पे ज़्यादा बेच पाओगे। ठीक है। सेकेंड इज रिडक्शन इन प्राइस ऑफ reduction in price of factors of production। reduction in price of factors of production। factors of production क्या होते हैं? वो इनपुट्स जो कि उस कमोडिटी को बनाने में काम आते हैं, जैसे लेबर, कैपिटल। सपोज अगर इनका प्राइस कम हो गया तो यानी कि इससे भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, इससे भी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई। तो वही तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई तो आप उसी प्राइस से ज़्यादा बेच पाओगे। ठीक है। थर्ड इज expected fall in price of the commodity in near future। तो अगर आपको लग रहा है कि आगे जाके इस कमोडिटी का प्राइस कम हो जाएगा तो आप आज ज़्यादा सेल करोगे, आगे जाके इस कमोडिटी का प्राइस कम हो जाएगा तो आप ज़्यादा सेल करोगे। ठीक है। एंड फोर्थ इज डिक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी। देखो एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती है? मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है। तो एक्चुअली क्या है कि जैसे अभी आपने आज ही सुना होगा कि पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी जो है बढ़ा दी है। ठीक है। तो पहले अभी भी हमारे जो तीन जो मेजर कमोडिटीज हैं, जैसे पेट्रोल है, देन अल्कोहल है एंड देन इलेक्ट्रिसिटी है, ये जीएसटी में नहीं आया, ये भी वैट और एक्साइज ड्यूटी पे सब्जेक्टेड है। ठीक है। तो एक्साइज ड्यूटी अगर कम हो रही है या जीएसटी अगर कम हो रहा है या सब्सिडी बढ़ रही है तो सरकार जो है उस कमोडिटी को बनाने के लिए सब्सिडी दे रही है आपको। तो यानी कि कॉस्ट कम कर रही है आपकी। तो अगर कॉस्ट कम कर रही है तो आप जो है कम प्राइस से भी ज़्यादा बेचने को तैयार हो जाओगे। तो बेसिकली राइटवर्ड शिफ्ट का क्या मतलब है कि उसी प्राइस पे आप ज़्यादा बेच रहे हो। ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इसका उल्टा हो जाएगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब कि आप सेलिंग लेस एट ईच प्राइस, कि कंपेयर टू बिफोर अब आप हर प्राइस पे जो है कम सेल कर रहे हो। ठीक है। तो जैसे प्राइस 10 था, आप 20 क्वांटिटी सेल करने को तैयार थे, अब प्राइस जो है 10 ही है लेकिन आप उसके जो है 5 ही क्वांटिटी सेल करने को तैयार हो, 5 ही क्वांटिटी सेल करने को तैयार हो। तो आपका कैसा कर्व हो जाएगा? तो देयर वुड बी अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ये पहले 10 पे आप जो है कितना सेल करने को तैयार थे? 20 क्वांटिटी। लेकिन अब जो है 10 पे आप 5, ये हर प्राइस पे होगा, हर प्राइस पे आप कम सेल करने को तैयार हो। रीजन इसके उल्टे हो जाएंगे। ठीक है। तो जैसे उसमें इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी था, इसमें द रीजन कुड बी टेक्नोलॉजी बिकम्स एक्सपेंसिव, कि उस प्रोडक्ट को बताने की जो टेक्नोलॉजी है वो अब एक्सपेंसिव हो गई है। सेकेंड वुड बी इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर महंगा हो गया। ठीक है। थर्ड इज एक्सपेक्टेड rise in price of the commodity near future, कि आपको लग रहा है कि आगे जाके जो है इसका प्राइस बढ़ेगा तो आज आप कम सेल करोगे। एंड इंक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी या जीएसटी या डिक्रीज इन सब्सिडी,
कि पहले सरकार इस पे सब्सिडी ज़्यादा दे रही थी, अब कम कर दिया इसके प्रोडक्शन पे, तो मैन्युफैक्चरर या सेलर को नुकसान हो रहा है, इसलिए जो है वो अब हर पॉसिबल प्राइस पे कम ही सेल करेगा. इज दिस क्लियर? सो आई थिंक दिस इज क्लियर. लास्ट इसमें जो छोटा सा टॉपिक है दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. ठीक है, देखो हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करता था? इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंजेस इन प्राइस. तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या मेजर करेगा? मेजर्स द responsiveness of supply to changes in demand. Measures the responsiveness of supply to changes in demand. ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सॉरी टू चेंजेस इन सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में सप्लाई हो जाएगा. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू. ठीक है, क्या बस यहाँ पर ये जो Q का मतलब था वो क्वांटिटी डिमांडेड था. सिमिलरली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में क्या हो जाएगा? डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q. ठीक है, तो डेल्टा QS का मतलब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड डेल्टा P का मतलब चेंज इन प्राइस. डेल्टा P का मतलब चेंज इन प्राइस. ठीक है, तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन प्राइस. फर्क क्या होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक नेगेटिव नंबर आता है हमेशा. वाई? बिकॉज अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है. लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर. I hope this is clear. So this completes supply to the small topic. Now क्या हुआ कि अब हमारे पास एक डिमांड कर्व है, अब हमारे पास एक सप्लाई कर्व है. तो वी विल सी कि जब मार्केट में कंज्यूमर और बायर्स आते हैं तो क्या इंटरेक्शन उनके बीच में होता है.